जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता को हम किन सब टॉपिक्स के तहत पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले जानेंगे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अब इसे क्यों पढ़ना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जितना भी पुरातात्विक स्थल होता है उन सबके जो उत्खनन का काम होता है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर खोज देख लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, उसके और स्थलों उनकी खोज किसी। फिर नामकरण को देख लें कि हड़प्पा सभ्यता का नाम आपका सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद सिंधु सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। उसके बाद और हड़प्पा सभ्यता तो है ही, इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता, तो कई इसके सारे नाम है वो देखेंगे। फिर विस्तार देख लेंगे कि इसका विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में कहाँ कहाँ है, तो ये सब हम देख लेंगे। फिर महत्वपूर्ण स्थल। अब हड़प्पा सभ्यता में कई महत्वपूर्ण स्थल है, कुछ प्राक स्थल है, प्राक मतलब प्रारंभिक स्थल हैं, कुछ विकसित अवस्था के स्थल हैं, तो उनको जान लेंगे। फिर काल निर्धारण की भाई सबसे ज्यादा विवाद तो इसी है, कई विद्वानों इतिहासकारों के में विवाद है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। फिर कार्बन डेटिंग के अनुसार भी देख लेंगे। फिर आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगर नियोजन मतलब शहरी शहरी अवस्था है, शहरी सभ्यता है। तो इसे शहरी सभ्यता में नगर शहरी तो भी है ना, कि जब कोई नगर नियोजित नियोजित यानी प्लानिंग रूप से आप उस नगर का निर्माण करते हैं, तभी वो सभ्यता आपकी नगरी सभ्यता कहलाती है। तो उसका नगर नियोजन जानेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप। अब देखिए, स्वरूप का मतलब होता है कि उस किस किस पक्ष में उसकी क्या स्थिति रही है। जैसे राजनीतिक पक्ष में कैसी उसके राज्य, अब जैसे शहरी व्यवस्था है, जैसे आज आप शहर देखे, तो भाई शहर है तो शहर या तो वो नगर निगम के अंतर्गत होगा, या नगर पालिका नगर परिषद किसी के अंतर्गत होता है, जो कि एक ऐसी संस्था होती है जो उस शहर के जो मतलब व्यवस्थाओं को संपन्न करती, व्यवस्थाओं को मतलब कि समय समय पर देखरेख करती रहती है। तो एक ऐसी तभी वो शहरी अवस्था। आप देखिए ग्रामीण, ग्रामीण में तो हालांकि पंचायती राज आएगी, लेकिन आप अगर पुराने ग्रामीण की कल्पना करें तो भी वहां पे आपको मतलब पंचायत के रूप में व्यवस्था, मतलब कोई भी अगर संगठित समाज है, चाहे वो शहर के रूप में चाहे ग्राम ग्राम के रूप में हो, वहां एक राजनीतिक जीवन, राजनीतिक सत्ता टाइप में कुछ होता है। फिर सामाजिक जीवन देख लेंगे। फिर आर्थिक जीवन देख लेंगे, क्या क्या करते थे वो लोग अर्थव्यवस्था के रूप में। फिर धार्मिक जीवन देख लेंगे, कोई भी समाज और धर्म की प्रधानता अक्सर होती, हो सकता है कि धर्म कम महत्व हो, लेकिन धर्म होता जरूर है, चाहे वेस्टर्न कल्चर क्यों ना हो। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब सावधान प्रक्रिया, मतलब शवों को दफनाया जाता था, जलाया जाता, ये सारी प्रक्रिया। फिर लिपि देखिए, को गांवों में आप जैसे गांव जाइए तो गांवों में ना, मतलब कि पहले के अगर हम प्राचीन समय बात करें तो गांवों में या जो जंगली गांव होते हैं वहां मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते, कोई लिपि ऐसा नहीं होती, चिन्हात्मक रूप से ऐसा कर लेते हैं वो, मतलब प्राचीन आदि मानव। लेकिन अगर आप गांवों में भी जाइए, आज जो शहर है वहाँ एक विकसित अवस्था में एक भाषा होती है, जो कि मतलब कि मतलब कि संप्रेषण, मतलब बोलचाल के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर कला, कला तो आपको मालूम है, कला बहुत इंपॉर्टेंट को, अगर इंसान है तो कला होगी ही होगी, क्योंकि इंसान मतलब ये इंसान की स्वाभाविक प्रकृति होती है कि इंसान मतलब रोबोट नहीं हो सकता, वो रहेगा। तो भले ही जैसे स्थापत्य मतलब भवन निर्माण की कला, अब भवन नहीं, पुराने समय भवन नहीं बना पाएंगे तो झुग्गी झोपड़ी बनाएंगे, वो भी उनके लिए प्रारंभिक स्थान में भवन ही जैसा हो जाए, ठीक है। तो हम इसके अंतर्गत भवन, अब वहां पे आपको दो मंजिला तीन, मैं आपको सब बताऊंगा, अभी डिटेल करूंगा। तो स्थापत्य कला पढ़ लेंगे, फिर मूर्ति कला, मूर्तियों का निर्माण, फिर संगीत नृत्य कला, फिर मोहरे होती थी व्यापार के लिए, फिर मन के आभूषण ये श्रृंगार के लिए, तो ये सारी चीजें हम पढ़े। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सेल खड़ी बताऊंगा, और बहुत सारी चीजें बताएंगे जिसमें आपको विज्ञान और तकनीक का प्रयोग पता चले। उसके बाद हम देख लेंगे, अब ये देखिए, ये तो था कि सामान्य सूचना जिसके तहत आपको हड़प्पा सभ्यता, लेकिन ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये मतलब हिस्ट्री क्या है, टफ रहेगी। तो मैं आपको ना यहाँ पे इतना डिटेल बता दूंगा, इतना डिटेल आपको बता दूंगा कि इतना डिटेल आप कभी नहीं किसी किताब में नहीं पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना आपको डिटेल में यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। मतलब आप एक बार अगर इस वीडियो को कंप्लीट करके अगर उसको आप रिवाइज कर लेंगे तो फिर आपसे एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा अमूमन, अगर आप अपने से कोई एरर नहीं करते हैं तो चलिए। अब क्या होता है, जब आप हड़प्पा सभ्यता की जब सामान्य जानकारी पा लेते हैं तो फिर होता है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। अब उद्भव का मतलब है कि भाई हड़प्पा सभ्यता थी, मतलब आप एक बता रहे हैं कि एक समाज था उस समय का, तो भाई वो उद्भव हुआ हुआ ना, हो सकता है गांव के रूप में हो, या लेकिन अब हमारे पास तो ऐसा कुछ पुख्ता सबूत मिला नहीं है कोई सा। तो विद्वानों ने ना अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो अब क्या है ना, ये हड़प्पा सभ्यता है तो इसमें विदेशी विदेशी इतिहासकार जो रहे उन्होंने भी अपना मत दिया है,
और देसी इतिहासकारों ने भी अपना मत दिया। उसके अलावा आपके ईरानी बलूची संस्कृति से उत्पत्ति माना और सोथी संस्कृति से भी उत्पत्ति माना। मैं आपको फिर डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर अगर हम देखें विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में, तो आपको मालूम है कि विदेश में एक सुमेरियन मेसोपोटामिया सभ्यता थी, ठीक है, ये आपको ईरान इराक में मिलती है, या इसी को हम आकस्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत भी कह देते हैं। मैं आपको डिटेल बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि किस सब टॉपिक के तहत पढ़ना है, ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल तनाव नहीं लेना आपको। उसके बाद अगर देसी उत्पत्ति मतलब कि ये सिंधु सभ्यता है वो यही भारत की धरती से उत्पन्न हुई। तो उसमें आपको मालूम है पहले आर्य उत्पत्ति, आर्य थे, उससे उत्पत्ति का सिद्धांत माना, या फिर द्रविड़ उत्पत्ति, द्रविड़ जो साउथ इंडिया वाला एरिया उसको द्रविड़ क्षेत्र हुई, तो वहां से उत्पत्ति का सिद्धांत माना। मैं अभी इसको डिटेल में, ठीक है। फिर ईरानी बलूचिस्तानी संस्कृति से भी उत्पत्ति का सिद्धांत और सोती संस्कृति से भी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ईरानी बलूची संस्कृति या सोती संस्कृति की उत्पत्ति के सिद्धांत को ना हम क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत का मतलब क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ईरानी बलूची संस्कृति और सोती संस्कृति ना, उन संस्कृतियों का विकास क्रम में हुआ है, मतलब एक लंबे पीरियड काल में हुआ है, ठीक है ना। जैसे अभी ये इसको हम क्रमिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने जो सुमेरियन मेसोपोटामियन सभ्यता जिसको विदेशी उत्पत्ति के साथ, इसको आकस्मिक बोला, मतलब अचानक उत्पत्ति का सिद्धांत बोलते, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या है ना कि जैसे आपने उद्भव बता दिया कि ये उद्भव हो गया, फिर आपने उसका डिटेल बता दिया, नगरीय नियोजन सारी। अब फिर भाई हड़प्पा सभ्यता आज तो नहीं चली, जैसे आज चीनी सभ्यता विकसित है, बाकी आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता ये खत्म हो गई, इनका पतन हो गया, ठीक है। लेकिन चीनी सभ्यता जब विकसित है, आज चली आ रही है, तो आपको बिल्कुल लेकिन हमारी हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हो गया। तो अब पतन हो गया, तो पतन होने का कोई तो कारण होगा ना। अब इसका कोई आपको क्या है, इसको पढ़ने के लिए आपको साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता कि कहीं लिखा हम पढ़ ले। हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलता। अब पुरातात्विक साक्ष्य में स्पष्ट रूप से तो लिपि थी, पर उतनी नहीं थी, और हम पढ़ भी नहीं पाए हैं पूरी। तो हमें फिर क्या है, अपना अनुमान लगाना पड़ता है। तो एक कहलाता है आकस्मिक पतन का सिद्धांत, और दूसरा कहलाता है क्रमिक। क्रमिक मतलब कि धीरे धीरे पतन हुआ, एक साथ है। तो अगर हम आकस्मिक पतन के सिद्धांत की बात करें, तो कोई कहता है कि भाई आर्यों का आक्रमण हो गया, पहले एक सभ्यता थी, ये शांति प्रिय थी, नगर नियोजित सभ्यता थी, आर्य जंगली थे, उन्होंने आया आक्रमण कर दिया, सभ्यता को मतलब बिल्कुल खराब कर दिया, वहां के जितने हड़प्पा सभ्यता लोग सबका कत्लेआम कर दिया। तो ये एक अनुमान लगाया जाता है। दूसरा कहते हैं कि भाई बाढ़ के कारण हो गया। बाढ़ मतलब कि आपको मालूम है ये सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसी हुई थी। तीसरा कहा जाता है कि नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, सरस्वती नदी अपना मार्ग सूखा पड़ गया, बरसात नहीं हुई, जल प्लावन मतलब कि सुनामी टाइप की कोई चीज मतलब कि कोई स्थिति थी उसके कारण, या विवर्तनीय विक्षोभ मतलब भूकंप टाइप का कुछ ऐसा आ गया। तो ये एक अनुमान लगाया जाता है। मैं आपको डिटेल बताऊँ, अक्रमिक परिवर्तन में कहा जाता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन को जलवायु परिवर्तन टाइप का कुछ हो गया, या कृषि वाणिज्य का पतन हो गया, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी और आपका वाणिज्यिक सभ्यता थी, मतलब कि व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी, जब वही खत्म हो गई तो हो सकता है, तो ये अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अगला सब टॉपिक देख लेंगे, हड़प्पा सभ्यता की देन, कि भाई आज भी आपकी जो स्मार्ट सिटी जैसी कॉन्सेप्ट है, या जो कि आपका गांवों में जो नगरीकरण हो रहा है, जो सरकार योजना चलाती है, उसमें कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के अप्रत्यक्ष रूप से तथ्य सम्मिलित रहते। तो देखेंगे कि क्या देन उसने क्या दिया, जैसे आपको कपास दिया, चांदी दिया, उसके अलावा उपयोगिता और क्या महत्व आज के संदर्भ में है। फिर हम देख लेंगे हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव। तो इन सारे टॉपिकों के तहत हम हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इससे डिटेल आपको लगभग ही कहीं मिल पाए, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक एक करके हड़प्पा सभ्यता को चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला लिखा है हड़प्पा सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित। देखिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक कहलाता है आपका प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। अब ये मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। तो देखिए ये तीन अवस्थाएं होती हैं। तो जो सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसको यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे ऐसा क्यों रखा, पहले तो मैं इन तीनों में आपको डिफरेंस बता। देखिए ऐतिहासिक काल वो होता है जिसका आपके पास कोई लिखित साक्ष्य होता है, साहित्यिक साक्ष्य होता है, पुरातात्विक भी हो सकता है, ठीक है। और आप इसकी जो लिपि वगैरह है आप सब पढ़ करके जान लें। जैसे कि ऐतिहासिक काल में जैसे आपका आ गया मौर्य काल आ गया, वैदिक काल आ गया, ये सारे ऐतिहासिक काल होते हैं। जो भी अंग्रेजों के समय, मुगल काल, क्योंकि आपको इस समय के ग्रंथ मिलेंगे। आपको जैसे अशोक का अभिलेख, तो अभिलेख मिलेगा, अभिलेख की आप लिखा क्या है वो भी आप पढ़े हुए हैं, तो आपको बराबर स्पष्ट इतिहास मिलता है। इसलिए हम इसको ऐतिहासिक काल कर लेते हैं, ठीक है। अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, तो इसमें क्या था, इसमें आपके पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है, ठीक है, दोनों था। अब क्या होता है, जो आद्य ऐतिहासिक काल है ना, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत होता है, साहित्यिक दोनों होता है। लेकिन अंतर ये होता है कि
इसके जो साहित्यिक स्रोत होते हैं ना, हम उसको पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना। कहीं यहाँ पे आपको त्राम लिपियां मिलेंगी, कई सारे मोहरे लिखेंगे, उसमें कुछ लिखा हुआ है, कई एक तो धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला हुआ, उसमें 10 अक्षर में कुछ, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। प्रॉब्लम ये है कि जब साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हो और आप पढ़ ना पाए ना, तो आप देखिए, साहित्य का मतलब आप ऐसा ना समझिए कि किताब, भैया किताब आज के संदर्भ, उस समय का साहित्य तो ताम्रपत्र हो गया ना, किसी में लिखा लिखा हुआ है तो वो साहित्यिक हो गया, ठीक है ना। तो ये आप पुराने सब सोच के चलना है, कि ये नहीं कि क्या आप बोलोगे हड़प्पा सभ्यता में हमको कौन सी किताब मिली, तो भैया वैसी किताब आपको नहीं मिलेगी। उस समय तो किताब का कॉन्सेप्ट भी उनके दिमाग में नहीं रहा होगा कि हम किताब भी बना सकते हैं ऐसे पन्नों को जोड़ जोड़ करके, ठीक है ना। ये प्रारंभिक स्तर के मानव है, उतने डेवलप नहीं है इनका मस्तिष्क। तो साहित्यिक साक्ष्य, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो हम जो भी इतिहास का अनुमान लगाते हैं, या मैं जो आपको हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बताने वाला हूँ, ये सब पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात किया गया, उन पर अनुमान लगा लगा करके जो भी है। तो इसीलिए देखिए ना, आपको मैं सिद्धांत पढ़ाऊं, सिद्धांत क्या है? एक अनुमान है। तो आदि तो पुख्ती जानकारी है, लेकिन आदि कई अनुमान पर आधारित है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए तो आएगा ही, ठीक है। तो मतलब आद्य ऐतिहासिक काल होता है ऐसा ऐतिहासिक काल जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों से मतलब पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, मतलब कि पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध है, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य और जो उसमें लिपि है उसको हम पढ़ नहीं पाए, तो वो आपका कहलाती है आद्य ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसमें आपका साहित्यिक साक्ष्य होता ही नहीं है, कोई लिखा नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ आपके मतलब पुरातात्विक साक्ष्य में भैया कोई मतलब पत्थर मिल गया, कोई औजार मिल गया, तो इसी से हम अनुमान लगा लेते हैं। कहीं मान लीजिए कोई पेंटिंग बना दी, चलचित्र बना दिया जैसे भीमबेटका, तो ऐसे में आपको, तो ये तीनों काल का अंतर। तो जो हम हड़प्पा सभ्यता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता को हमने आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में रखा है, का मतलब हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी है, साहित्यिक साक्ष्य भी है। पुरातात्विक साक्ष्य से हम इतिहास का ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य है उसमें जो लिपि है उसको हम लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमने आद्य ऐतिहासिक काल में रखा है। जिस दिन हम पढ़ लेंगे उस दिन ये आद्य ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया। अब चलिए, अब देखिए, तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे बोल देगा हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल की है, और यही तीन आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता ना 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज ने भारत के इतिहास को 200 वर्ष पीछे ढकेल दिया। इससे पूर्व भारत के इतिहास का प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता है, किंतु हड़प्पा सभ्यता की खोज ने भारत के इतिहास को मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और चीन के इतिहास के समान ही प्राचीन और गौरवशाला। अब चीन क्या है ना, देखिए ये यहाँ बोल रहा है कि भाई हमारा इतिहास तो अंग्रेजों के समय भी था, या हम कहें कि 1920 से पहले भी देखें तो इतिहास था। आपके आजादी के समय कई सारी ऐतिहासिक किताबें लिखी गई, ठीक है ना। चाहे आपके क्रांतिकारियों द्वारा, चाहे भारतीय इतिहासकार द्वारा, या विदेशी इतिहास। लेकिन क्या होता है ना, जब 1921 के पहले तक ना, जब जो भी इतिहास लिखा गया ना, वो इतिहास शुरू होता था वैदिक काल से। क्यों वैदिक काल से शुरू होता था? क्योंकि हमें 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और उसके पहले हड़प्पा सभ्यता का पता ही नहीं था। तो जब हड़प्पा सभ्यता का पता नहीं था, तो जो भारत का इतिहास शुरू होता था वह वैदिक काल से शुरू होता था, ऋग्वेद से शुरू होता था अमूमन, ठीक है ना। वैदिक काल से शुरू होता लगभग आपको 1500 बीसी से शुरू होता था। लेकिन जैसे ही 1921 में ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने आपके हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी, तैसे ही जो भारत का इतिहास है वो 2000 साल पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि लगभग अमूमन माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो लगभग 2000 साल तक पनपी थी, 2000 साल तक धरती में अस्तित्व रहा है इसका, ठीक है। अब जब ये 2000 साल पीछे चला गया ना, तो लगभग ये उस समय का पहुंच गया जब ईरान और आपके ईरान इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र मिस्र में आपका मिस्र की सभ्यता थी, चीन में चीन की सभ्यता। तो मतलब एक तरह से आप क्या कह सकते हैं कि नहीं कहते कि जिसका इतिहास बहुत पुराना होता है उसकी गाथा बहुत बड़ी होती है, तो उस अनुसार हमारा भी ऐतिहासिक मामले में कद बहुत ऊंचा हो गया। मतलब हमें जो पहले सपोरों गरीबों का देश कहा जाता था, तो हम कह सकते थे कि भैया अंग्रेज आए आर्य आए, ये सब ने हमारी हमारा हमारा जो सभ्यता है हमारी उसको खत्म कर दिया। नहीं तो हम तो उतने विकसित थे जितना विकसित तो पूरा विश्व नहीं था। हम तो 2000 साल पहले जब हड़प्पा सभ्यता थी, तब तो हमारे यहाँ नगरीय नियोजन थे जितना आज डेवलप है लगभग, समझ रहे हैं ना। तो इतने विकसित थे। तो इससे हमारा इतिहास तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये उत्खनन का कार्य करता है, इसी नहीं हड़प्पा सभ्यता। तो थोड़ा देख लेते हैं, कई क्वेश्चन मिल रहा है। तो पहला चीज है कि भारत में पुरातात्विक स्थलों की खोज, उत्खनन और संरक्षण, तीन काम है इसके। खोज भी करेगा, उत्खनन भी करेगा और संरक्षण। अब खोज मतलब कि बताएगा कि यहाँ पे है, खोज लिया। अब उत्खनन मतलब कि यहाँ पे खोद खोद के
हटाएगा और पता करेगा। और संरक्षण मतलब कि अगर पता चल गया कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है, तो अब यहाँ पे उसका पूरा संरक्षण करेगा, कोई वहां के अवशेष न उठा ले जाती है। उसके बाद ये जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ये आपका संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है, जो कि दिल्ली में आपका पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थित है। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले इस विभाग की जानकारी बना देख लेते हैं कि भाई ये विभाग बना किसी ने तो बनाया ही होगा ना। ठीक है। तो इसकी कहानी शुरू होती है कि इस विभाग की स्थापना 1861 में, याद करिएगा, अंग्रेजों के समय हुई थी। ठीक है ना। तो 1861 में उस समय जो वाइसराय थे, नाम थे आपका लॉर्ड केनिंग के समय, किसके किसके द्वारा की गई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जितना भी आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, सब में आपका जो फैक्ट है ना, उस फैक्ट को मैंने रेड कलर से अलग से ही दिखा दिया है कि अगर आप इस फैक्ट को ही अपनी कॉपी में लिख करके नोट्स बना लेंगे या इस फैक्ट को ही याद कर लेंगे, तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। ये जो लाल रेड से लिखा हुआ है, ये एक तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। ठीक है। तो यहाँ पे बताता है इस विभाग की, सीधे पूछ लेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, आप बताएंगे 1861 में। पूछेगा किसके द्वारा की गई, तो आप बताइए सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। फिर पूछ देगा कि जब आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, उस समय वाइसरॉय कौन था, तो आपको बताना लॉर्ड केनिंग थे। समझ गए। अब क्या, देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना की गई 1861 में, तो इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, मतलब इंडियन आर्कियोलॉजी है। समझ गए ना। तो इसको भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता या भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता भी इसी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही था, क्या काम था, कि जो भी पुरातात्विक स्थल है उसकी खोज करना, और इसने स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कौन है, तो आपको पता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि क्या हुआ। 1861 में आपने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का की स्थापना कर दी सर अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन क्या हुआ कि शीघ्र ही इस विभाग धन का, अब आपको मालूम है कि अंग्रेज स्थापना पैसे तो लेते नहीं, देते नहीं थे, सब ट्रेन लूट के ले जाते थे। तो फिर ये स्थापना 61 में स्थापना कुछ महीने 2 महीने चला, उसके बाद ये बात हुई। उसके बाद फिर से अगेन 1871 में 10 साल बाद फिर दूसरे, उस अभी केनिंग थे, अब आगे लॉर्ड मेयो। तो 1871 में लॉर्ड मेयो द्वारा पुनः इस विभाग की स्थापना की गई। और अब पिछली बार स्थापना सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, स्थापना भर किए थे, इसको कुछ मतलब ऐसा कुछ मतलब रिकॉर्डेड नहीं था। लेकिन इस बार इसने इसको, जो आपका वाइसरॉय है जिसका नाम मेयो है, मेयो ने इसी को ही पहला महासचिव सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बना दिया। मतलब 71 में फिर से इसका मतलब पुनर्स्थापना की गई, और इसे ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला जो महासचिव है, इसे ही मतलब सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बना दिया गया। अब चलिए देखते हैं अगला है आपका कि 1904 में वाइसरॉय कर्जन। अब देखिए आपको मालूम है बदलते रहते हैं वाइसरॉय। अब कौन आया? वाइसरॉय कर्जन। तो वाइसरॉय कर्जन के समय प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ठीक है। आपको मालूम है लॉर्ड कर्जन, जैसे हम लोग अधिनियमों का आदि इसके काल को अधिनियमों का भी काल कहा जाता है, आयोगों का भी काल, क्योंकि बहुत सारे अधिनियम आयोग का इसने स्थापना की। ठीक है। तो उसी अधिनियम में था एक तो भारतीय भारतीय संरक्षण सॉरी प्राचीन संरक्षण प्राचीन स्मारक परिरक्षण विभाग पारित हुआ, जिसके अंतर्गत 1906 में जॉन मार्शल के प्रयासों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक स्थायी विभाग बना दिया गया, क्योंकि पहले जो था वो स्थायी नहीं था। जब पैसे मिलते थे तो काम करता था, पैसे नहीं मिलते थे तो काम करना बंद कर देता था। लेकिन इसके बाद आपका जब ये अधिनियम, अब अधिनियम बना दिया ना, तो फिर तो मैंडेटरी हो गया। तो जो अधिनियम हमने प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम बनाया, तो उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद अब दूसरा इंपॉर्टेंट आदमी आ गया जॉन मार्शल। तो 1906 में जॉन मार्शल ने इस विभाग को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक स्थायी विभाग बना दिया। ठीक है ना। तो पहला योगदान जो हो जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम का, जो कि स्थापना के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसको स्थायी विभाग बनाने के लिए जॉन मार्शल। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो आपका था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि आप हड़प्पा, अब क्योंकि यही करेगा ना, इस यही विभाग तो करेगा आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो अब खोजा, अब विभाग देखते हैं कि क्या किया। ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे, इसकी कहानी कैसे। अब एकाएक तो खोज नहीं हो गई ना कि आप कहीं भी जाके खोदने लगेंगे तो आपकी अपने घर के बगल में खोदने लगेंगे तो आपको कोई नई सभ्यता मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई एक पूरी कहानी, तो इसकी कहानी जाने की। तो देखिए क्या होता है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1826 में एक एक थे आपके इंजीनियर, ये इंजीनियर साहब है, इनका नाम है चार्ल्स मेसन। ठीक है ना। तो 1800 तथा 1826 में चार्ल्स मेसन ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल साहिवाल उस समय
जिला था, लेकिन अभी इसको मोंटगोमरी जिला बना दिया गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, क्योंकि भारत में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में के साहिवाल या मोंटगोमरी जिले में स्थित के एक गांव के टीले का अवलोकन किया तथा यहाँ एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी, मतलब वहां के न्यूज़पेपर में। तो ये आपको मालूम है, ये इंजीनियर है, और ये इंजीनियर के साथ इतिहासकार भी थे, तो ये घूमते रहते थे। तो इन्होंने एक टीला टीला ये वाला टीला देखा था इन्होंने। ये टीला आपको जो दिख रहा है डायग्राम में, ये टीला इन्होंने, टीला का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जमीन हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब जब क्या होता है ना, बिल्डिंग जब धराशायी होगी किसी भी कारण, तो इसका जो मलबा होगा ना, तो ये मलबा ऐसे उठ जाएगा, ऐसे जाकर के जम जाएगा। अब जब ये कुछ हजारों साल तक जमा रहेगा, तो ये पूरा रिजिड कठोर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा, तो यही जो उठा वाला भाग हो जाता है, तो जब इस तरह संरचना बन जाती है, तो इसी को हम टीला कह देते हैं, ठीक है ना। तो इस टीले को सबसे पहले, जो आपको ये टीला दिख रहा है डायग्राम में, ये आपका 1826 में चार्ल्स मेसन ने बोला। और याद रखिए, इसने सिर्फ देखा नहीं, इसने अनुमान लगाया कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता दबी हो सकती है, ऐसी बात लिखी, ठीक है, चार्ल्स मेसन। फिर क्या हुआ आगे, कि चार्ल्स मेसन का मानना था कि इसी, अब क्या देखो, अब उसको ये पता नहीं था कि अब ये एक आदमी है, उसको थोड़ी ना पता कि हड़प्पा सभ्यता है। तो जब इसने एक ऐसे प्राचीन सभ्यता बोला ना, तो इसको ये लगा, अब ये इतिहासकार भी, तो इसको ये लगा कि हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा टीला इसलिए बना हो क्योंकि इस स्थान पर, आपको उसने इतिहास पढ़ा था, तो उसको लगा कि 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर और पोरस का मध्य मध्य युद्ध हुआ था, वो शायद इसी स्थान में रहा हो। तो लोग अस्थायी रूप से अपना घर और बनाए हो, युद्ध लड़े हो, उसके बाद फिर ये ढह गया हो। तो ये अनुमान उसने चार्ल्स मिशन ने लगाया। उसके बाद चलते हैं, अब 1826 में चार्ल्स मिशन बोल के शांत हो गया, उसके में कोई बात में कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब 26 से बात आती है 53 में, ठीक है। 26 से 53 मतलब अमूमन ये आपका 30-35 साल बाद। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि 1853 में क्या होता है कि 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैन्य आपके अभियंता, मतलब कि जो आपका, मतलब कि इंजीनियर भी है और सैनिक भी है, ठीक है। तो जी इंजीनियर, क्या नाम था इनका, यही अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले की यात्रा की, किंतु वे इसके ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए। अब देखिए, इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना तो की, लेकिन ये इसका ऐतिहासिक महत्व ये इन्होंने भी किया, देखिए नहीं, और ये आ गए ना 1853, अब ये 1861 में आपकी विभाग की स्थापना करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बंदा जो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम साहब है, ये इसके महत्व को नहीं समझ पाया। कौन समझा था महत्व को, अनुमान लगाया था चार्ल्स मेसन ने, ठीक है, लेकिन वो पहुंचा नहीं था। उसके 3 साल बाद आपके 1856 में ये लिखा है जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन, ये ब्रांटन ब्रदर्स हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये भी इंजीनियर है, ठीक है। तो ये जॉन ब्रांटर और विलियम ब्रांटर को एक्चुअली क्या हुआ था, आपको मालूम है कि 1853 में पहली रेलवे चली गई। अब क्या है ना, रेलवे रेलवे बिछाने का काम शुरू हो गया, ठीक है, अब रेलवे चलाना है। तो क्या हुआ कि 1856 में जॉन ब्रांटर और विलियम ब्रांटन को कराची से लाहौर तक रेलवे पटरी बिछाए जाने हेतु इस पुरातात्विक टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग। अब इनको क्या हुआ कि जो जॉन ब्रांटर और विलियम ब्रांटर थे, इनको क्या था कि इनको कराची से लेकर के लाहौर में रेलवे पटरी, यहाँ से कराची से लाहौर में रेलवे पटरी बिछाने का काम मिला, ठीक है। अब जब ये काम मिला, तो यही बीच में इनको हड़प्पा सभ्यता मिली, ये टीले मिले। तो जब ये मतलब रेल की पटरी बिछा रहे, अब रेल की पटरी आपको मालूम, रेल की पटरी बिछाते तो नीचे ईंटे पत्थर आपको कुछ रखना पड़ता है, तब जाके, ताकि जो पटरी है वो दब ना जाए और टूट ना जाए, ठीक है। तो इनको पता नहीं चला, ये महत्व नहीं जान पाए, इनको तो लगा कि इनको टीले हैं, इनको अच्छी ईंटें, यहाँ पे डायग्राम में देखिए ना कि ये ईंटें दिख रही है ना, ये पकी पकी ईंटें, तो इन्होंने इसी ईंटे का यूज करके इसी पटरी के नीचे बिछा दी, मतलब कि रेलवे लाइन बिछाने में इन्हीं ईंटों का यूज कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, 1872 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नवनियुक्त प्रथम महानिदेशक कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार इस टीले का मतलब यात्रा की। और जब उन्हें नहीं आता, इस बार कनिंघम ने यहाँ से प्रस्तर उपकरण, मृद भांड और वृषभ अंकित मोहरे भी प्राप्त की, किंतु वृषभ अंकित मोहरों को विदेशी सील मानकर पुनः इस टीले के महत्व से मुंह मोड़ लिया। मतलब कि दुर्भाग्य है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब का, ये दूसरी बार, पहली बार 53 में की, फिर दूसरी बार 72 में फिर यात्रा की, और इन्होंने इस बार भी इसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझा है। इनको यहाँ तक कि यहाँ क्या क्या मिला है, यहाँ इनको, अब ये महानिर्देशक है, तो इनका काम ही है पुरातात्विक सर्वेक्षण करना है, खोज करना। इनको प्रस्तर उपकरण मिले, मृदभांड मिले, ब्रश, और ये वृषभ अंकित मोहर मिले, और ये मोहरे को इन्होंने समझा कि कोई विदेशी सील है, और फिर इसके महत्व को नहीं समझ पाया। फिर बात आती है आगे
अब इसके बाद अभी तक महानिदेशक कनिंघम थे, अब आगे महानिदेशक बन जाएंगे जॉन मार्शल। तो देखिएगा, अब जब 1921 की बात, आपको 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो वही कहानी पर है कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तृतीय तृतीय अध्यक्ष थे आपके जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक एक टीले की खोज की। ये इसी टीले की खोज की है, यही टीले, यही हड़प्पा टीला है आपका, ठीक है। तो इस हड़प्पा टीले की आपकी खोज की, ठीक है। अब जब 21 में इन्होंने खोज की, अब अभी अभी तक से ऐसे समझिए पूरी हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ एक टीले का खोज की। अब आपको बोलोगे कि भाई इन्होंने टीले की खोज की तो हड़प्पा क्यों नाम दिया? क्योंकि क्योंकि ये जो आपका ये हड़प्पा टीला मिल रहा है ना, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना, इसको हड़प्पा बोलते थे कि ये हड़प्पा है, हड़प्पा है। तो इन्होंने ही फिर यही नाम उठा लिया और कहा कि ये हड़प्पा टीला है, ठीक है ना। तो ये हड़प्पा टीला हो गया, ठीक है। तो खोज किया। अब क्या हुआ 1921 के बाद, अब ये क्या है ना, ये आपके हड़प्पा की तरफ खोज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक दूसरे साहब है जिनका नाम 1922 में जॉन मार्शल। अब ये देखिए जॉन मार्शल तो अध्यक्ष हो गए, अब इनके इसके अंदर तो कई सारे आपके इतिहासकार होंगे या जिसको कहते हैं पुरातत्व विद होंगे। तो इन्हों दूसरे जो थे आपके, उनका नाम था राखाल दास बनर्जी। तो 1922 में जॉन मार्शल के ही निर्देशन में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। तो पहला आपका सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा हड़प्पा टीले या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के अंदर। और पूछ लेगा 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है। चलिए आगे चलिए। उसके बाद देखिए, जब 1921 में खोज कर लिया, अब ये खोज कर लिए तो भाई इन्हीं लोगों भर को पता है ना, वो भी अभी ये संशय में है, ठीक है। 21 में हो गया, 22 में हो गया। अब क्या हुआ कि ये आपके अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने फिर 20 सितंबर 1924 को इन्होंने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, एक न्यूज़पेपर था, उसमें प्रकाशित जॉन मार्शल के एक लेख में हड़प्पा और सिंधु, क्योंकि अभी सिर्फ दो ही स्थल खोजे गए, एक हड़प्पा खोजा 1921 में, एक 22 में मोहनजोदड़ो। तो इन दोनों स्थलों का एक मतलब न्यूज़पेपर में घोषणा की 1924 में, ठीक है। तो डेट पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कब की गई है, तो ये आपको 1924 में, ठीक है। चलिए, अब भाई आपने एक ने हड़प्पा खोज लिया, एक ने मोहनजोदड़ो खोज लिया, अब पूरी खोजना है ना। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। अब तो देखिए क्या होता है कि अब तीन ही लोग इंपॉर्टेंट है, तीन यार, जॉन मार्शल है, राय बहादुर दयाराम साहनी है और राखाल दास बनर्जी, तीन लोग हैं, ठीक है, इस काम में। तो क्या हुआ कि जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस सभ्यता से जुड़े जो भी प्रारंभिक खोज थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे थे। तो इन्होंने सोचा, अब आपको मालूम है कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं होती, जो भी होती, वो नदियों के किनारे से होती है। नदियों के किनारे इसलिए होती क्योंकि नदियों से उनको पानी मिल जाता है, और नदियों के किनारे की जमीन उपजाऊ होती है, तो वहीं पे खेती कर लेते हैं। तो मतलब उनका जो जीवन यापन है वो पर्याप्त मात्रा में नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है। तो जब इन्होंने हड़प्पा जैसे स्थलों की जब प्रारंभिक स्थल खोज की, तो इनको पता चला कि जितनी भी ये स्थल है, ये सब आपके सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे है। तो इसलिए इन्होंने आपके सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया। मतलब एक हड़प्पा सभ्यता भी नाम पड़ गया, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। अब क्या हुआ आगे चलकर कि कुछ इतिहासकारों ने इस सभ्यता को अब और नए नए स्थल मिल रहे हैं। तो बाद में पता चला कि ये सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं, इनके सिंधु नदी से ज्यादा स्थल तो सरस्वती नदी के किनारे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये सिंधु और सरस्वती दोनों नदी के किनारे, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्र 80%, और उस समय इसको घग्गर हाखरा सरस्वती का जो प्राचीन नाम है उसके किनारे था, तो इसको ये नाम दे दिया गया। चलिए आगे चलते, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले जो इतिहासकार आते हैं उसका नाम था गॉर्डन चाइल्ड। अब ये क्या बोलते हैं कि गॉर्डन गॉर्डन चाइल्ड ने इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा और इसे प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी। तो सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो आपको मानना पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, आप कुछ भी मान लीजिए आपके आंसर में। यह बोलता कि भारत में नगरीय क्रांति का प्रारंभ कब से शुरू हुआ, तो आपको फिर हड़प्पा सभ्यता टिक करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद है अन्य इतिहास। अब देखिए कुछ अन्य इतिहासकारों ने इस सभ्यता को कांस्युगीन नाम दिया। अब कांस्युगीन सभ्यता क्यों बोला? क्योंकि यहाँ जितने भी आपके औजार मिले हैं और कई सारे मतलब भांड मिले हैं, वो कांसे के कांसे के बने हुए थे, इसलिए कांस्युगीन सभ्यता नाम दे दिया। और उनका मानना था कि इस सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कांसे का उपयोग किया, क्योंकि मिला तो उपयोग किया, तो ठीक है। अब देखिए
अब मान्य मत यह है कि इस सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम हड़प्पा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा, अब क्या ना, अब सबसे पहले नहीं कहते कि जिस जो जैसे कि जो आपका सबसे पहले खोज लो उन्हीं के, जैसे नहीं, मान लीजिए कि कोई फैमिली है, अब जो सबसे घर का जो सबसे बड़ा बच्चा मान लीजिए चिंटू है, तो अब चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मी, अब दूसरा अगर पिंटू आ गया तो फिर पिंटू के पापा नहीं, अब चिंटू के पापा ही हो गए। तो वही वाली स्थिति है कि हड़प्पा हमने पहला खोजा तो फिर इसको हड़प्पा सभ्यता कह दिया है। चलिए अब विस्तार की बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अभी तक अब मेरा बताया समझ में आ रहा। अब देखिए, अब विस्तार देख लेते हैं। तो विस्तार समझ में आया कि इस सभ्यता का विस्तार, ये आपको क्षेत्रफल याद कर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था। ठीक है ना, मतलब ये पूरा एरिया आपका लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला था। तो ये आपको क्षेत्रफल याद। अब इसका जो आकार है ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। ठीक है, और कहता है जो पूर्व से पश्चिम, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरब है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1600 किलोमीटर, और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो लगभग 1400 किलोमीटर तक विस्तृत था। और कहा जाता है कि इस सभ्यता का जो उत्तर उत्तर में है, उत्तरतम, वो चिनाब नदी के किनारे मांडा कश्मीर में, और दक्षिण में एक प्रवरा नदी है जो कि गोदावरी की सहायक है, उसके यहाँ पे है दायमाबाद महाराष्ट्र में, और पश्चिम में दास नदी के किनारे सूरकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में, और पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे बोले कि इस पूरे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलोगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि इसका भैया इस सभ्यता, और दूसरा बता दे कि ये त्रिभुजाकार भी है आपका, ठीक है ना। अब अगर बोले कि इसका भैया सबसे उत्तरतम या सबसे उत्तर में कौन सा है, तो आप बोलोगे कश्मीर में एक स्थल है जिसका नाम है मांडा, और वो चेनाब नदी के किनारे। तो ये फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना दोस्तों, तो आप सीधे रख लीजिएगा। ठीक है, अगर दक्षिणतम स्थल बोलिए तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में दायमाबाद में, जो दायमाबाद किस नदी किनारे है, तो प्रवरा, और ये गोदावरी के सहायक नदी। ठीक है, अगर इसका पश्चिम में बोले वेस्टर्न, तो आप बोलोगे बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में आता है, वहां पे नाम है सूतकांगी डोर जो कि दास नदी के किनारे। और अगर बोलेंगे पूर्व में, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश में एक जगह है, एक स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर, और वो हिंडन नदी के किनारे है। और ये लिखा है पूर्व से पश्चिम का आपका 1600 और उत्तर से दक्षिण 1400 वर्ग किलोमीटर। तो ये डायग्राम आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। ठीक है, एक्चुअली आपको मालूम है कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो विकसित चरण से संबंधित लगभग 1500 स्थलों की खोज। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हो, विकसित चरण। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है ना, कभी भी कोई सभ्यता हो वो कभी डायरेक्ट विकसित नहीं होती। कभी कोई सभ्यता, जैसे आप जिस शहर में रहते हो वो शहर कभी डायरेक्ट बना ही नहीं होगा। आप जाइए 20-25 साल पहले आप पूछिएगा अपने मम्मी पापा से, तो आपको पता चलेगा कि वो भी एक गांव ही था। फिर वो गांव धीरे धीरे शहर में कैसे परिवर्तित होता गया, लोग आते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, व्यापारिक एक्टिविटीज बढ़ गई, जिसके जिसके कारण वो फिर शहर में कन्वर्ट हो गया। यही कहानी आपके हड़प्पा सभ्यता की भी है। हड़प्पा सभ्यता एक दिन में, कोई एक ही दिन में विकसित कोई सभ्यता नहीं है। इसमें भी बहुत लंबा समय लगा। अब दूसरी चीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका शहर हो गया, आप देखेंगे कि जैसे ये आपका एक शहर है मान लीजिए, आप देखेंगे कि इस शहर के आसपास कई सारे गांव हैं, लगभग ये गांव हजारों की संख्या में होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये क्या होता है, ये गांव अपना कच्चा माल लाते हैं शहर में, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, और फिर वापस घर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो शहर होता है वो एक मुख्य रूप से व्यापारिक स्थल होता है, किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है ना, तो अब जब ये शहर हो गया तो होता क्या है ना, अब आप क्या बोलेंगे, इस पूरे इलाके में ये जो शहर है ये तो अपनी विकसित अवस्था में है, लेकिन ये जो इधर के गांव है, ये जो गांव है ये अपने प्रारंभिक अवस्था में। क्यों? क्योंकि अभी विकसित नहीं हो पाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी जरूरत की चीजें नहीं मिल पाएंगी, ना स्कूलें, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरह के जो ये विकसित शहर है, जिस शहर में आप रहते हैं, इसी तरह के हमको लगभग 1500 स्थल खोजिएगा। उस 1500 स्थल में हम केवल 7 को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये 7 है जिसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी है। बाकी का भी हमको क्लियर जानकारी, और गांवों के बारे में तो अब क्योंकि होता क्या है ना, जितने भी, अब जैसे ये शहर है, तो अब आप बताइए कल के दिन अगर ये अवशेष बनेगा और इसका पतन होगा, तो अगर सबसे ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी तो किसके बारे में मिलेगी, उस शहर में। क्योंकि शहर में पक्की घरें होंगी, पक्के बिल्डिंगे होंगे, उस बिल्डिंग में कोई साहित्यिक पुरातात्विक सोच होगा जो दबेगा लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा।
लेकिन अगर वही गांवों में जाइए तो गांवों में तो अगर आज कोई मड़ई या आपकी झोपड़ी ढह गई, 2 साल बाद आप देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, वो मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है, ईंटों के घर बने होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगियां होती हैं। अगर ये ढह गाँव में अगर कोई झोपड़ी या घर ढहता है ना, तो वो 10-20 साल बाद तो समतल बराबर हो जाता है, लेकिन वही शहर में होगा तो वो एक टीला के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम उस 7 स्थल पर जो जो कौन कौन से हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, पनावली और धौलावीरा जो कि नगरीकृत थे, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। अब क्या होता है कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम हरियाणा स्थित रोपड़, जो कि रूपनगर कहा जाता है, की खुदाई हुई, ठीक है। वहीं स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक स्थलों की खुदाई गुजरात। अब ये बोलता है कि देखिए, आपको मालूम कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई, ठीक है। खोज, अब 1947 में आपका भारत आजाद हो गया। अब जब भारत आजाद हो गया, तो जो स्थल पाकिस्तान की तरफ थे वो तो अब उधर तो भारत के वाले खुदाई नहीं कर सकते, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तो खुदाई नहीं कर सकता। तो और पाकिस्तान के पास तो आपको मालूम वैसे गरीब है, उसे इतना तो पैसा नहीं है कि वो खुदाई करेगा, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है, उनको इतिहास से मतलब ही क्या है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो स्वतंत्रता के बाद, ये क्वेश्चन पूछेगा, सीधे पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला पुरातात्विक या सिंधु स्थल कौन सा, तो आपको बताना पड़ेगा रोपड़। और स्वतंत्रता के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं खुदाई हुई है तो वो गुजरात प्रांत, मतलब गुजरात में हुई है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब आपको मालूम है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये आपके लगभग 3 देश में फैली हुई है। एक ये भारत, एक ये पाकिस्तान, और यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 स्थल आपके अफगानिस्तान में भी मिलते हैं, ठीक है। तो इन 3 देशों में फैली हुई, तो देख लेते हैं कौन कौन से स्थल हमें मिले, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जैसे सबसे कम अफगानिस्तान, अरे कम मिलने का कारण ये भी है कि यहाँ खुदाई भी नहीं हुई ना। पाकिस्तान में भी कम मिले क्योंकि खुदाई नहीं है। जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक तो भारत का पुरातत्व विभाग खोज कर लेता, उसके बाद से वहां की कोई जानकारी ही नहीं। सबसे ज्यादा इसलिए आपको भारत के स्थान मिलेंगे। तो देखिए, अफगानिस्तान में अगर आपको बोलते तो सोर्तुगई और मुंडीगौ, ये 2 स्थल जो है ये आपके अफगानिस्तान में मिलेंगे। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखिए, पाकिस्तान में आपको, जैसे आपको पाकिस्तान है, ये आपका मान लीजिए ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी जैसे ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में एक ये बलूचिस्तान है, ये नीचे आपका सिंध प्रांत है, और ये आपका ये भारत का पंजाब है, इसी से लगा ये पंजाब प्रांत हो गया। 3 प्रांत हो गए, पंजाब, ये सिंध और ये बलूचिस्तान। तो 3 जगह से मिलता है। तो अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में है सुतकांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट, डाबरकोट और राणा गुंडई, ठीक है ना। तो ये जो 7 स्थल है ये आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान से, ये आपको सुतकांगी डोर और सुतका 2 याद कर लिए, बाकी पाकिस्तान वाला साइड ही पूछे, ठीक। अब अगर हम पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट है, पहला है मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद और जुदेर जोदड़ो, ठीक है। तो ये जो आपके आपके मतलब कि 6 स्थल है, ये सिंध जो आपको पाकिस्तान वाले सिंध प्रांत है वहां से मिले हैं। अगर हम आगे पंजाब प्रांत की बात करें, ये पंजाब पाकिस्तान वाला, तो यहाँ आपको हड़प्पा, सराय खोला और गुमला, उसके बाद है जलीलपुरा और रहमान ढेरी, ठीक है। तो ये स्थल आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिले। तो यहाँ तक हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया देखा। उसके बाद जो यहाँ से आपका आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्थल आपको पता होने चाहिए। इनमें से जो स्थल इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमको बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जानकारी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम पंजाब भारत वाले की बात करें तो यहाँ पे रोपड़, जिसको आपको डिटेल करना होगा, उसके अलावा बारा और संघोल, ये 3 स्थल आपको पंजाब से मिले हैं, ठीक है। और भी मिले, लेकिन 3 स्थल की जानकारी मिलती है। जम्मू कश्मीर में मांडा, जो कि मैं आपको बताया, ये उत्तरतम स्थल है, सबसे उत्तर में है और चनाव नदी के किनारे है, पहली बता। अगर हरियाणा की बात करें तो बनावली, राखीगढ़ी, मिथाथल और कुनार, ये आपके 4 जो स्थल है ये आपके हरियाणा में मिले हैं। तो याद रखिएगा, बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल और कुणाल, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आलमगीरपुर, सनौली और हुलास, ये 3 स्थल आपके उत्तर प्रदेश में मिले हुए हैं, ठीक है। ये नाम आपको याद होना बेटा। राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा और बालाथल। उसके बाद देखिए, गुजरात में बोला ना, क्वेश्चन ये कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला खोदा गया स्थल रोपड़, और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा अगर खुदाई किसी प्रांत में हुई, किसी राज्य में हुई, तो गुजरात में। देखिए, गुजरात में सबसे ज्यादा खुदाई हुई, तो सबसे ज्यादा आपके स्थल भी, जैसे देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, ये कक्ष में हो गया, ठीक है। आपको जैसे ये मान लीजिए, ये गुजरात, तो ये कक्ष वाला प्रांत होगा, और ये आपका काठियावाड़ हो गया, ठीक है। ये काठियावाड़, ये नीचे वाला काठियावाड़, ऊपर कक्ष। तो यहाँ पे कक्ष में कौन कौन से, आपके देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा, ये कक्ष में मिलेगा। उसके अलावा लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, मालवन और भगवत राव, ये आपके जो 5 स्थल है, ये आपके ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में मिलेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिए, ये नाम याद रखिए, लोथल, रंगपुर और रोजड़ी, मालवन और भगवत राव, ठीक है। चलिए आगे चलते अब
अब थोड़ा ना इसका लोकेशन आपको मैं बता दूं, क्योंकि लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है ना, ये नदियां हैं, ये जो आपको यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये आपकी सिंधु नदी ऐसे जा रही है, ठीक है, ये सिंधु नदी हो गई, ठीक है, ये आपकी सिंधु नदी। और ये आपकी हो गई सतलज, उसकी उसकी सहायक नदी आपको ब्यास, ठीक है, चेनाब, ये सारी उसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो और यहाँ पे अभी अभी क्या है, ये यमुना नदी है, ठीक है, ये आपकी ये यमुना नदी ऐसी आगे जाके फिर ये आगे चली जाती है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन पहले क्या थी, ये सरस्वती नदी ऐसे थी, तो लेकिन अब तो ये गायब हो गई, तो ये तो दिखेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसका, तो देखिए अफगानिस्तान में ये पहला, ये अफगानिस्तान है, ये हाँ, ये वाला एरिया अफगानिस्तान का है, ये वाला एरिया आपका पाकिस्तान का है, और ये आपको भारत दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये है सोरतुगई और मुंडीगौर, तो ये आपका हो गया सोरतुगई, ये हो गया मुंडीगौर, ठीक है। फिर तीसरे में है मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में, तो ये हो गया आपका तीसरे का मेहरगढ़। चौथे मोहनजोदड़ो, तो ये आपका हो गया ये मोहनजोदड़ो। फिर अब देखिए, मोहनजोदड़ो भी सिंध प्रांत में है, कोटदीजी भी सिंध प्रांत में है, और चहुदड़ो भी सिंध प्रांत में है। तो देखिए मोहनजोदड़ो भी आपको सिंध प्रांत, मोहनजोदड़ो भी सिंध प्रांत, फिर पांचवें में कोटदीजी भी सिंध प्रांत में है, और ये छठवां आपका चहुदड़ो भी सिंध प्रांत में, और आमरी भी, तो ये सात आमरी, तो ये देखिए पूरा सिंध प्रांत में, ये वाला आपका पूरा एरिया सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, ये सिंध प्रांत। और ये आठवें में मैं आपको बताऊंगा, ये सुतकांगे डोरी, ये बलूचिस्तान वाला एरिया, ये बलूचिस्तान है, ठीक है, तो ये सिंध हो गया बलूचिस्तान, और ये आपका पंजाब वाला एरिया, ठीक। नौवें में मांडा, ये आपको मांडा दिख रहा है। फिर 10वें में हड़प्पा, तो ये आपको हड़प्पा, ये आपका पाकिस्तान है ना, ये हड़प्पा, ये साहिवाल जिला या मोंटकुमरी जिला जो भी है पाकिस्तान का, पंजाब में वो हो गया। कालीबंगा, कालीबंगा ये आपको मालूम है, ये राजस्थान, ये कालीबंगा 11वें में, ये भारत आ गया, ये काली लेखा के इधर 12वें में बनावली, ये हरियाणा वाले एरिया में। फिर राखीगढ़ी, ये भी हरियाणा वाले एरिया में। फिर रोपड़, ये यहाँ से पंजाब लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश है, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। फिर 16 में है आपका देशलपुर, अब देखिए देशलपुर ये कच्छ वाले एरिया में मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये हो गया 16 देशलपुर। फिर ये हो गया आपका धौलावीरा, ये हो गया सुरकोटदा, ये तीनों आपके कच्छ वाले। अब काठियावाड़ में ये हो गया लोथल, और ये 20 में हो गया रंगपुर, और ये आपका महाराष्ट्र में दायमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे, तो ये थी आपकी लगभग लोकेशन इसकी, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें इसके काल निर्धारण, तो देखिए अमूमन देखिए ये तो फिक्स है कि जो आपका वैदिक काल है, ठीक है, जब भी आपको बोले वैदिक काल, तो वैदिक काल आपका 1500 बीसी से शुरू होता है और 600 बीसी तक जाता है, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये हालांकि दो भाग हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा जब मैं वैदिक काल बताऊंगा, ठीक। अब इसके पहले है, लगभग ये सबको पता है कि 1500 के अब मतलब 1500 के आगे जब आप और पीछे जाएंगे, 1500 से जब पीछे जाएंगे तभी हड़प्पा सभ्यता होगी। तो अब इसको लेकर के ना बहुत बड़ा वो है, क्योंकि ये डाउट है, विवाद है, एक मत नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का काल काल इसके मतलब की टाइमलाइन टाइम स्केल, ठीक है। अब होता क्या है ना, कोई भी सभ्यता पहले प्रारंभिक अवस्था में होगी अपने, ठीक है, फिर उसके बाद ये विकसित अवस्था में होती है, उसके बाद ये ना जब इसका पतन होता है ना, तो अचानक नहीं होता, क्रमिक पतन, तो ये इसके पतन अवस्था, पतन का काल कहलाता है, ठीक है। पतन भी होता है ना तो 100-200 साल लगते हैं पतन होने में, एक एक धीरे धीरे पतन, अचानक नहीं होता, ठीक है। तो जब इसकी बात करते हैं ना, तो ये लोग बहुत ज्यादा डाउट है, जैसे जैसे मैं जॉन मार्शल की बात करूँ, ये इतिहासकार, ठीक है, ये बोलते हैं कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, अब ये क्या है ना, ये प्रारंभिक से लेकर संपूर्ण की बात करें, अब कोई विकसित अवस्था की बात करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये आपके जॉन मार्शल जो 3250 से 2750 बोलते हैं, उसके बाद है अर्नेस्ट मैके, ये क्या बोलते हैं, 2800 बीसी से 2500 बीसी। अब जो ये है ना, ये सिर्फ विकसित चरण की बात करते हैं, ठीक है, तो ये है इतिहासकार, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद है माधव स्वरूप वस्त, ये आपका 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बोलते हैं। उसके बाद है मार्टिमर व्हीलर, ये आपका 2500 से 1700 बीसी बोलते हैं। उसके बाद है हाँ देखो, कार्बन डेटिंग तो आपको मालूम वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, ये इससे पता चलता है कि ये 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच की है। लेकिन अभी तक का जो सबसे सर्वमान्य फैक्ट है, और आपको जो याद रखना है, इसे तो भूलना ही नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी आएगा तो इसी पर आएगा। ये आर एस शर्मा एक इतिहासकार है जिन्होंने एनसीईआरटी किताबें लिखी हैं, और एनसीईआरटी में भी आपको फैक्ट मिलता है, ठीक। ये कहते हैं कि ये लगभग 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक की है। अब क्या है, देखिए मान्य मत यह है कि विकसित अवस्था, या इसको हम परिपक्व हड़प्पा काल भी कहते हैं, ये लगभग आपको वही आर एस शर्मा वाला 2500 बीसी से लेकर 1800 ईसा पूर्व के बीच का है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का काल को क्या बोलेगे, तो आप बोल दोगे कि एनसीईआरटी के अनुसार ये 2500 बीसी से 1800 बीसी तक के बीच का काल है, और वो भी कब का है, ये विकसित अवस्था का काल, ठीक है, बाकी को आप छोड़, ठीक। ये था आपका काल निर्धारण। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता
एक शहरी सभ्यता है, और शहरी सभ्यता का मतलब उसमें शहर है तो शहर एक नियोजित होगा, प्लांट होगा। प्लांट का मतलब है कि शहर को आप पहले कागज में बनाएंगे कि भाई यहाँ से यहाँ नाली होगी, यहाँ एक घर होगा, यहाँ 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 फिर एक मैदान होगा, यहाँ कुछ होगा, ऐसे करके आप पहले उसको कागज में करेंगे, कागज में बनाएंगे। उसके बाद उसी अनुरूप आप फिर धरती में बना देंगे, वो कहलाता है प्लानिंग, ठीक है। अब नगर नियोजन जिसको हम लोग बोलते हैं टाउन प्लानिंग, ठीक है। तो अब अगर इसके नगर नियोजन की बात करें या उसकी विशेषताओं की बात करें, तो उसकी विशेषताओं देखिए, ये सब हमको खुदाई से पता चल रहा है, ठीक है। साहित्य शास्त्र तो है नहीं, पूरा तत्व से। तो ये क्या बोलता है कि देखिए, ये बोलता है कि जितने भी अब ये कहना, ये जो प्रमुख नगर है ना उसकी बात करता है, मतलब एक सामान्य की बात करता है। अब देखिए इसमें अपवाद भी आएंगे, तो मैं अपवाद भी आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि सामान्य से कुछ अलग हो, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो नगर है, मतलब हड़प्पा की जो नगर है, प्राय, देखिए शब्द प्राय यूज किया, मतलब कुछ है जो इसके अलग भी होंगे। तो ये कहता है कि प्राय दो भागों में विभक्त है, ठीक है। एक कहलाता है ये दुर्ग, ये आपका कहलाएगा पश्चिमी टीला, ठीक है, पश्चिमी टीला। ये आपका पश्चिमी टीला जिसको हम दुर्ग कहते हैं, ये थोड़ा ऊंचाई में बना हुआ है, ठीक है, आप ऐसे समझिए, ये ऊंचा है, ठीक है, ये ऊंचाई पे है। और ये निचला, इसको हम निचला नगर भी बोलते हैं, ठीक है, ये नगर है, यहाँ सामान्य जन रहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जो आपका हड़प्पा नगर है वो प्राय दो भागों में विभक्त है। एक है पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीला या दुर्ग कहते हैं, और दूसरा है पूर्वी टीला, जो आवास क्षेत्र है, इसको निचला आवास भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है कि जो पश्चिमी टीले में जो दुर्ग है, ठीक है, अब दुर्ग क्या है, ये ऊंचाई पे है, देखिए ये ऊंचाई पे, और ये छोटा है, दुर्ग छोटा है, और निचला नगर बड़ा है, ठीक है। तो अब क्या बोलता है कि जो आपका पश्चिमी टीला या दुर्ग पश्चिमी टीले में स्थित जो दुर्ग है, वहां शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। मतलब कि जो स्थिति आज आपके शहर में सिविल लाइन की होती है, वही स्थिति ऐसी ही होती है। सिविल लाइन छोटा इलाका होता है, ठीक है ना, और प्रतिबंधित इलाका होता है। उसी तरह ये आपका दुर्ग वाला, जो ये आपका दुर्ग है, ये ऊंचा होता था और छोटा होता था, और ये आपका नगर एरिया है, ये बड़ा होता था, और यहाँ पे आपके शासक वर्ग रहते थे। और ये जो पूर्वी टीला है, ये भी थोड़ा उठा था। ये पूर्वी टीला है, ये निचला शहर मतलब निचला नगर था, जहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, कारीगर, श्रमिक, मतलब एक तरह से ये यहाँ पे गरीब लोग रहते थे, अमीर लोग या शासक लोग रहते थे। तो ये था सामान्य शहर का संरचना, सामान्य शहर का विभाजन लोगों के बीच में आई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्राय नगर दो भागों में विभक्त थे, एक पश्चिमी टीला जो कि दुर्ग था, एक पूर्वी टीला जो कि आपका निचला नगर था। और पश्चिमी टीले दुर्ग में शासक वर्ग रहते थे, और निचले नगर में सामान्य नागरिक, व्यापारी और कारीगरी श्रमिक रहते थे। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर दूसरी विशेषता की बात करें, ठीक है, तो ये बोलता है कि जो सामान्य पश्चिमी टीला था, अब ये शासक वर्ग रह रहे हैं ना, ठीक है, तो पश्चिमी टीला जो था, ये कहता है कि एक ये रक्षा प्राचीर मतलब दीवार, मतलब ये एक रक्षा प्राचीर से घिरा था, ठीक है। और जबकि पूर्वी टीला में नहीं था, देख रहे हैं ना, मतलब शासक वर्ग जो भी आज आज भी देखिए ना, जैसे जो शहर के शासक वर्ग है, मतलब स्पीकर कलेक्टर, वो का घर देखिए कितना प्रोटेक्टेड होता है। तो वही बता रहे हैं कि जो आपका पश्चिमी टीला था वो एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, मतलब वहां ज्यादा सुरक्षा थी। और जो पूर्वी टीला है वहां ऐसा नहीं था, ठीक है, यद्यपि कुछ अपवाद है लेकिन कुछ अलग है। ये सामान्यता की बात कर रहा है। अब कुछ बात क्या बोलता है कि जो कालीबंगा में दुर्ग थे, और दुर्ग और निचला सॉरी कालीबंगा में दुर्ग तथा नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से जुड़े थे। सामान्यता ये पता चलती है कि जो आपका पश्चिमी टीला है वो रक्षा प्राचीर से घिरा, मतलब एक दीवार से घिरा होगा, लेकिन निचला नगर जो पूर्वी टीला है वो वहां पे ऐसी दीवारें नहीं मिलेगी। लेकिन पहला वाद है कालीबंगा। कालीबंगा में क्या है, कालीबंगा में है कि जो आपका पश्चिमी दुर्ग है वो भी एक दीवार से घिरा होगा, और जो आपका पूर्वी दुर्ग है वो भी, जो पूर्वी दुर्ग है या पूर्वी निचला नगर है, पूर्वी टीला है, वो भी आपका एक रक्षा प्राचीर, दो अलग अलग, ये लिखा ना, अलग अलग दीवारों, ये अलग दीवार और ये अलग दीवार। तो पहला वाद कालीबंगा। दूसरा वाद है कि लोथल और सुरकोटदा, ये दोनों गुजरात में, ठीक है, ये एक ही, ये का संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा, मतलब लोथल और सुरकोटदा में ये ऐसा पूरा एक में ही गिरा हुआ। अब आपसे मैं ऐसा बताता हूँ लगभग क्यों था, ठीक है। लोथल और सुरकोटदा ये दोनों बंदरगाह शहर, अब बंदरगाह शहर में व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये व्यापारिक गतिविधियां तो दुर्ग में तो शासक वर्ग हैं, लेकिन जो निचले नगर है यहाँ पे व्यापारिक माल इकट्ठा होता है, और आपके जो श्रमिक कर्मचारी वो होते हैं। और यहाँ पे कई सारी, नहीं कहते कि कुटीर उद्योग जो उस समय के, तो यहाँ पे निचले नगर, अब शासक वर्ग के यहाँ थोड़ी ना कुटीर उद्योग स्थापित होंगे, ये निचले नगर में स्थापित, इसलिए जरूरत थी इन दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेरने की, ठीक है। तो इसलिए आपके यहाँ पे दोनों, मतलब कि लोथल और सुरकोटदा एक ही दीवार से दो, निचला नगर या पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों घिरा हुआ था। अब क्या हुआ
धौलावीरा को देखिए, धौलावीरा का जो नगर था ये तीन भाग में था। एक था आपका मतलब दुर्ग या पश्चिमी टीला, एक मध्यम टीला और एक निचला पूर्वी टीला, या आप उच्च निम्न और मध्य का, उच्च मध्य और निम्न ऐसे होता, मतलब कि इसका जो नगर था ना धौलावीरा का, ये तीन भाग में विभक्त था। और मैंने आपको बताया कि प्राचीनतम प्राय जो नगर थे वो दो भागों में था, लेकिन धौलावीरा के साथ अलग है, ठीक है। उसके बाद है चहुंदड़ो। अब ये देखिए चहुंदड़ो कहाँ है, ये सिर्फ पाकिस्तान वाले सिंध में है। ये दुर्गीकृत नहीं था, मतलब इस समय दीवार ही नहीं थी, आप समझ रहे थे। ये जो अपवाद है, कालीबंगा का अपवाद, लोथल और सुरगोड्डा का अपवाद, धौलावीरा और चंद्रो, ये अपवाद आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तीसरी विशेषता की बात करें तो ये बोलता है कि इस सभ्यता के जो भवन थे प्राय दो मंजिला थे, जैसे आपको बता दिया। अब पूर्वी टीला बता दिया, मतलब अभी देखिए पहले मैं आपको नगर के बारे में बता दिया, अब नगर के बाद चलते हैं। अब आप पूरा मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कि कैसे, तो अब नगर के अंदर घुसोगे तो आपको घर मिलेगा, भवन मिलेगा। तो अब भवन की विशेषता देख लेते हैं। तो अब ये बोलता है कि प्राय जो नगर थे वो दो मंजिला थे। एक फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ठीक है। तो इस सभ्यता के प्राय जो भवन है वो दो मंजिला है, और कहता है कि नीचे से ऊपर की ओर जाने हेतु सीढ़ी का निर्माण किया था, तो आप यहाँ से सीढ़ी के सहारे ऊपर जा सकते थे, ठीक है। तो ये भवन की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि ये कहता है कि भवनों में, अब देखिए भवन है, अब आप खुद सोचो कि ये आज से 2000 साल पुरानी आपकी सभ्यता आज भी बनी हुई है, का मतलब है कि यहाँ जो भवन में ईंटें यूज किए गए थे वो पक्की ईंटें थे। गांव में जाके देखो, गांव में जो कच्ची ईंटा का घर बना होता है वो 50 साल बाद ना मिट्टी में मिल जाता है वो ईंटा, क्योंकि वो पक्का नहीं रहता, मजबूत नहीं, मिट्टी मिल जाता है। लेकिन शहर का जो आज शहर का जो घर बनता है वो मिट्टी में नहीं मिलते हैं। तो वही है कि अभी अभी भी बने हैं, तो सीधे समझ में आ रहा है कि भवनों में प्राय पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अपवाद है कालीबंगा, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया। अब दूसरा बोलता है ईंटों की जुड़ाई है वो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में की जाती है। अब इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल की मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक ईंटा है, ये दूसरा ईंटा है, ठीक है, ये पहला ईंटा ये दूसरा। तो अगर पहले और दूसरे ईंटों को ये देखिए यहाँ से जोड़ा गया है, ये वाले एरिया से जोड़ा गया है, ठीक है। तो जब अगली जुड़ाई करेंगे इसके ऊपर वाली, तो यहाँ से नहीं जोड़ेंगे, फिर इसको इधर से जोड़ेंगे और इधर से जोड़ेंगे। इससे क्या होती है, इससे मजबूती आती है। तो एक बार देखिए, एक बार यहाँ जोड़ा गया और अगली वाले में यहाँ यहाँ जोड़ा गया। यहाँ नीचे अलग जोड़ाई का स्थल है और ऊपर वाले का अलग है, तो ये आज भी इसी तरह ही जोड़ा जाता है, इसमें मजबूती सबसे ज्यादा रहती है। तो जो ईंटों की जुड़ाई है ये इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद ईंटों का आकार बता रहा है कि ये जो ईंटें हैं ये आपकी जैसे ईंटें हो गई, तो ये बताता है कि इसकी लंबाई 4 है, इसकी चौड़ाई 2 है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1, ठीक है। ये आपका अनुपात हो गया ईंटों का। उसके बाद बोलता है कि भवनों के कोनों में एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया। अब जैसे आपको मालूम है कि आज जैसे आप मान लीजिए कि ये घर है, अब आपको आज अगर कोना बनाना है तो कोने में हम पिलर डालते, लेकिन उस समय पिलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय क्या था, नहीं रही होगी टेक्नोलॉजी, तो वहां पे जो कोने होते थे वहां एल टाइप का ईंटा यूज करते थे। जब एल टाइप का ऐसे 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 करते थे तो कोना की फिर दिक्कत नहीं होती। देख लीजिए टेक्नोलॉजी, आप समझ में आ रहा होगा कितनी विकसित अवस्था है, ठीक है। तो ये थे आपके भवन। अब आगे देख लेते हैं कि भवनों में ईंटों को प्राय गीली मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता था, मतलब अब उस समय सीमेंट तो था नहीं, तो मिट्टी से ही जोड़ोगे। नालियों की जुड़ाई में जिप्सम, अब देखिए जिप्सम क्या है ना, जिप्सम की वहां पे उतनी ज्यादा उपलब्धता नहीं थी, ठीक है ना, और इसका आयात भी होता था, ठीक है। और मिट्टी तो आपको मालूम है सब जगह मिल जाती है। अब जितने भी भवन हो गए, अब भवन है तो यहाँ पे आप भाई मिट्टी से इनको ऐसे ऐसे जोड़ दो, ठीक है। अब उतना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बरसात का भी डर नहीं है, कोई ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ये नालियां हो गई, मान लीजिए नाली, अगर आप यहाँ नाली की जब आप दीवार बनाओगे, अगर आप इस मिट्टी से जोड़ोगे तो नाली तो पानी तो मिट्टी बहा को ले जाएगा, तो आपकी दो दीवारें ही खत्म हो जाएगी, नाली खराब हो जाएगी। इसलिए नालियों की जुड़ाई जिप्सम में की गई थी, ठीक है। तथा मोहनजोदड़ो का जो इस बृहद स्नानागार है वो बिटुमिनस का प्रयोग किया गया था, कि सीधी सी बात है ना, जहां पे पानी का है तो वहां पे तो आप मिट्टी यूज नहीं कर सकते, तो वही बता रहा है कि नालियों में जिप्सम यूज किया गया था, बिटुमिनस थोड़ा महंगा, थोड़ा उपलब्धता कम थी, तो इसीलिए जो मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार है ये इंपॉर्टेंट, वहां पे बिटुमिनस का उपयोग किया गया, ठीक है। अब चलिए आगे आगे भवनों के जो स्तंभ थे जो ऐसे होते हैं, तो जो भवनों के स्तंभ थे वो प्राय वर्गाकार के होते थे, फर्श प्राय कच्चा होता। अब फर्श प्राय कच्चा इसलिए होता क्योंकि अब आपने मिट्टी, इनके पास सिर्फ मिट्टी है, अब मिट्टी से अगर रखेंगे तो वो कच्चा ही कहलाएगा, और जिप्सम का इन्होंने ऐसा यूज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है अपवाद है कालीबंगा, कालीबंगा का फर्श नहीं था, उसका पक्का था। उसके बाद है कालीबंगा का बता रहा है कि जो कालीबंगा का जो फर्श था वो अलंकृत ईंटों से, अब ईंटें पक्की थी, तो यहाँ पे अलंकृत, ना केवल ईंटें, अलंकृत मतलब सजावटी ईंटों से उपयोग किया गया था, ठीक है। जिस पर प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण बना हुआ था, मतलब कि ऐसे ऐसे करके कुछ वृत्त टाइप की आकृति, मतलब कि आपको सीधे से एक बात तो समझ में आई कि जो कालीबंगा के लोग थे ना वो थोड़ा सा साज
साज सजावट मतलब सौंदर्य की तरफ आकर्षित थे। आपको मैं पहले ही बताया कि कालीबंगा, यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना कि कालीबंगा एकमात्र शहर था ये जो कि दो अलग अलग प्राचीर से जुड़ा था। तो हो सकता था कि ये साज सजावट में ज्यादा विश्वास करते थे, इसलिए इनको निचला नगर को भी इन्होंने अलग रक्षा प्राचीर से घेर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि ये बोलता है कि प्राय प्रत्येक घरों में स्नानागार, शौचालय और रसोई का निर्माण था। भाई इतनी विकसित अवस्था तो आज नहीं है। आज भी आपको शहरों में ना, कहिए बड़े शहर बात अलग है, जो छोटे स्तर के शहर हैं वहां तो किसी भी घर में स्नानागार आओ, स्नानागार का मतलब वो बाथरूम से नहीं है, स्विमिंग पूल टाइप से है। तो आपको स्विमिंग पूल, शौचालय तो मान लो मिल जाता है, रसोई घर में मतलब स्विमिंग पूल नहीं मिलता, इतना बड़ा घर नहीं किसी का लगभग। तो ये थे आपके सामान्य। अगला देखते हैं। अब देखिए नगर में गए, नगर से अब भवन में गए, अब भवन से थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही घर से बाहर आप निकलोगे तो आपको सड़क मिलेगी। तो आप जैसे मान लो घर से बाहर निकले तो अब आपको यहाँ सड़क मिल गई। तो अब देखिए सड़क क्या बोलता है कि सड़कें जो है ये शतरंज की विशाख, जैसे चेस बोर्ड होता है ना कि ऐसा हुआ फिर ये ऐसा हुआ सीधे सीधे, ठीक है ना, तो ये शतरंज की विशाख की तरह व्यवस्थित थी। ठीक है, और ये बताता है कि जो आपका मुख्य मार्ग है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर समकोण पर काटता था। जैसे कि ये आपको पूरब से, ये आपको उत्तर से दक्षिण और ये आपका पूरब से पश्चिम, ये ऐसा इसलिए था चौराहे बनाने के लिए। ठीक है ना, ये ऐसा। और ये देखिए ये व्यवस्था सिर्फ प्लांट सिटी में ही हो सकती है। क्यों? आप देखिए गांव गांव प्लांट नहीं होता है तो गांव में कोई सीधी सड़क नहीं आती, कहीं गली से घुस गई कहीं गली से। शहरों में भी देखिए ना, अगर प्लांट नहीं है, चंडीगढ़ जैसे प्लांट नहीं है, तो शहरों में भी उतनी सीधी रास्ता नहीं होती है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये पहले प्लांट की गई थी। तो आपको इतना याद रखना है, सड़कें आपको सीधे बोलेगा, सड़कें की विशेषताएं थी तो शतरंज की विशाख की तरह मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम और एक दूसरे को समकोण पर काटता था। अब देखिए ये कहता है कि सड़कें प्राय कच्ची होती थी। अब सड़कें प्राय कच्ची होती थी क्योंकि अब पक्की ईंटों का उपयोग अब तो घरों में कर लिए, तो अब सड़कों में शायद इतना न रहा होगा, तो इन्होंने यहाँ पे कच्ची ईंटों से ही आप सड़कें बनाई थी। अपवाद है कालीबंगा, देखिए कालीबंगा को लेकर के अपवाद रहा है। कालीबंगा यहाँ पे भी अपवाद अपवाद ने आपने उधर देखा भवन निर्माण में भी, और आप यहाँ भी देखिए यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया भवन में भी। आपके यहाँ पे अब देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ ना कि प्राय जो भवन थे वो पक्की ईंटों के, लेकिन कालीबंगा के साथ ऐसा नहीं है। कालीबंगा के घर में कच्ची ईंटों का उपयोग कर लिया और जो कच्ची घर के कच्ची ईंटें बची उसका उपयोग उन्होंने सड़क बनाने में कर लिया। मतलब कि एक बात समझ में आ रहा है कि जो कालीबंगा का नगर है वो थोड़ा सा व्यापारिक उद्देश्य से थोड़ा ज्यादा आपको व्यापार की ओर झुकाव लग रहा है। ठीक है, बाकी लोग मतलब कि शहर के जो रहन सहन पे थे उस पर आपका उधर उसकी झुकाव था। तो कालीबंगा में ऐसा नहीं था, तो मतलब नॉर्मल शहरों में सड़कें जो है वो प्राय कच्ची थी, लेकिन कालीबंगा में पक्की सड़क। उसके अलावा सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति पर नाली की व्यवस्था की। अब ग्रिड पद्धति मतलब होता है जैसे मान लीजिए सड़क हुई, ठीक है, अब यहाँ पे सड़क के बगल में ये एक हम पतली सी नाली बना दी। ठीक है, अब ये ग्रिड पद्धति को होता है कि जो बड़ी नाली होगी, छोटी नाली बड़ी नाली से जुड़ेगी, बड़ी नाली और बड़ी नाली से जुड़ेगी, बड़ी और बड़ी नाली बाहर नाला से जुड़ेगी और नाला से आपका ये मतलब जुड़ते जाती है, कहीं खत्म नहीं होती। ठीक है ना, ये ग्रिड पद्धति होती है। तो सड़क के किनारे ग्रिड पद्धति पे नाली की व्यवस्था थी। जैसे ये मुख्य नाली हो गई और मान लीजिए यहाँ पे कोई घर हो गया तो ये घर की जो नाली है ये मुख्य नाली से ये मुख्य नाली बड़े के कोई नाला शहर के कोई बाहर के नाला से जुड़ करके फिर नदी में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद बताता है कि यहाँ पे कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए जगह जगह पर ढक्कन युक्त मैन होल बनाए गए थे। अब मैन होल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये नाली हो गई, ठीक है, ये नाली हो गई ऐसे, ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे नाली हो गई ये मान लीजिए कि ये नाली हो गई, ठीक है, अब क्या होता है कि ये नाली हो गई, यहाँ पे पानी गंदा पानी बह रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ ऐसे समझा दे, तो यहाँ पे क्या होगा एक ढक्कन लगा देंगे और मान लीजिए कि समानता जो नाली का तल है वो यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए नाली का तल यहाँ पे है, तो इस ढक्कन के नीचे जो नाली का तल होगा वो थोड़ा सा नीचे कर देते। क्यों नीचे कर देते हैं? वो इसलिए नीचे कर देते कि मान लीजिए यहाँ से कुछ कचरा आया तो ये कचरा यहाँ पे आकर के बैठ जाए, ठीक है, और जो पानी है वो ऊपर से बहता जाए, पानी बहता जाए, और जब इनको साफ करना होगा तो ये ढक्कन हटाएंगे और ये यहाँ का पूरा कचरा निकाल के और ढक्कन बंद कर देंगे। तो इस तरह जो यहाँ की नाली है यहाँ पे कचरा नहीं रुक पाएगा, जिससे पानी बराबर फ्लो बना रहता है। जो भी कचरा होता है ये मैन होल के नीचे रुक जाता है, तो ये मैन होल वाली व्यवस्था होती है। तो बता रहा है कि जिसमें कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए जगह जगह पर मैन होल बने थे। आगे बोलता है कि इस सभ्यता के जो घरों के दरवाजे और खिड़की प्राय मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे, अपवाद है लोथा। अब देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ ये ऐसा क्यों है? ये शहर क्या है, नगर युक्त शहर है, नगरीय व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पे आपको होता है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अब जगह ही नहीं होती, यहाँ पे बता रहे, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे ये ऐसे एक मुख्य सड़क होगी, ठीक है, यहाँ पर अब अगर ये एक ऐसा घर बना दिए
अगला घर यहाँ बन गया, मान लीजिए ये एक गली चली गई, ठीक है, फिर अगला घर है कि यहाँ बन गया, यहाँ पे मान लो ऐसे गली निकाल दी, यहाँ अगला घर बन गया। तो इससे होता क्या था कि जैसे कि ये ऐसे आपका सड़क हो गया, ठीक है। जब भी सड़क से हवा हवा चलती थी ना, तो ये सड़क की हवा इस घर में नहीं जा पाती थी, मतलब सड़क हुआ करता था वो घर में नहीं जा पाता था, पहला। दूसरा क्या होता था कि ये जो सड़क है ना, इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जब बराबर के घर बनेंगे तो ऐसा लगेगा कि किनारे पूरे मतलब रोड के किनारे एक दीवार जैसी खड़ी हुई है, ठीक है। और ये गली की ओर जब जाते थे तो यहाँ पे इन्होंने खिड़की बना रखा था ताकि निकल जिका जाए हवा हुआ के लिए, और दरवाजे बना। लेकिन लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। अब लोथल में ऐसा इसलिए नहीं था, मैं आपसे बताऊं, लोथल में ऐसा नहीं था क्योंकि आपको मालूम है लोथल एक बंदरगाह शहर है, ठीक है। वहां पे क्या थे, गोलीबार थे, और वहां हर घरों में लगभग व्यापारिक गतिविधियां होती थी। तो अगर गली में आप गली में घर बना दोगे और मान लो पतली गली है, तो वहां पे बैलगाड़ी और जो भी आपके यातायात के साधन थे वो नहीं जा पाते थे। तो इसलिए लोथल का जो शहर था, उन्होंने अपने दरवाजे मेन रोड की ओर बनाए थे ताकि अगर इनको कुछ व्यापार वाली वस्तुओं को आयात निर्यात करना हो तो वही दरवाजे से अपना सामान बैलगाड़ी में ला दे और ले जा सकते। तो ये था अंतर। इसीलिए लिखा कि इस सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्रायः मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, गली की ओर खुलती थी। अपवाद है लोटा। चलिए आगे चलिए। आगे है कि घरों के दरवाजे किनारे की ओर बनाए जाते थे तथा खिड़कियों का निर्माण बहुत कम होता था। खिड़कियों की साक्ष्य केवल मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से निर्मित सबसे बड़ी इमारत लोथल में गोदीवाड़ा है, और जबकि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। अब देखिए मैं आपसे बताता हूँ। अब देखिए ये मान लो कि लोथल शहर हो गया, ठीक है, ये लोथल हो गया, और ये एल बना दिए लोथल, और ये आपका एक शहर हो गया मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब आपको मालूम है लोथल एक बंदरगाह शहर है, मतलब यहाँ पे बंदरगाह, देखिए बंदरगाह में क्या होता है, आयात निर्यात ज्यादा होता है, तो वहाँ पे जो भी स्थल होते हैं वहाँ पे थोड़ा व्यापारिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है, ठीक है ना। वहाँ के जो लोग हैं वो आपके आयात निर्यात ये वाले चीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और जो नॉर्मल शहर होता है वहाँ आयात निर्यात होता है, लेकिन वहाँ पे उतना मतलब कि नहीं होता है, और वहाँ पे अन्य गतिविधियां भी ज्यादा होती है, कुटीर उद्योग टाइप की बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो देखो, जो ये आपको मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो क्या है, ये सिंध नदी के किनारे है, ठीक है, मतलब दूर है, यहाँ पे बंदरगाह शहर तो है नहीं लोथल कोई। तो यहाँ पे लोथल है, और अमूमन ये अनुमान लगाया जाता था कि ये एक शहरी व्यवस्था थी, नगरी सभ्यता थी, जहाँ टैक्स तो लिया जाएगा। अब टैक्स किसके रूप में, यहाँ पे तो कोई मतलब कि ऐसी कोई हमको मुद्रा के साक्ष्य तो मिले नहीं है, तो यहाँ पे जो टैक्स लिया जाता था वो अन्न के रूप में लिया जाता था, ठीक है, अनाज के रूप में लिया जाता था। अब आप ये बताओ कि जो मोहनजोदड़ो में अनाज स्टोर करने के लिए आप बिल्डिंग बनाओगे कि नहीं बनाओगे, मतलब कोई जगह रखोगे पूरे शहर का अनाज एकत्रित करके कहीं, जैसे आज शहर सरकार है तो सरकार सबसे टैक्स लेकर के एक संचित निधि होती है सरकार की, एक कोष होता है, उसमें सरकार पूरा पैसा एक जगह जमा करती है। तो इसीलिए मोहनजोदड़ो में जो मतलब कि जो टैक्स के रूप में, कर के रूप में जो अन्न लिया जाता था वो एक बिल्डिंग में जमा किया जाता था, और वो बिल्डिंग को बहुत बड़ी बनाया गया था ताकि सबका उसमें अनाज आ सके, छोटी छोटी नहीं। इसलिए बता रहा है कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नगार थी। लेकिन वहीं आप जब लोथल को देखोगे ना, तो लोथल एक बंदरगाह शहर है। यहाँ पे बिल्डिंगे तो आप ठीक है, बराबर टैक्स के लिए बना सकते हो, लेकिन बिल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरेज। आपको स्टोर करना, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा में क्या होता है, सामान को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे बंदरगाह शहर होने के कारण यहाँ जो सबसे बड़ी आपको इमारत मिली है वो गोदीवाड़ा मिली है, एज आपकी स्टोरेज टाइप का जो भी होता है, ठीक है ना। तो वो मिला है, तो इसलिए अंतर ऐसा है। अब अगर निष्कर्ष अब हम क्या पढ़ रहे थे, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषता। अगर निष्कर्ष के रूप में मानेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका व्यवस्थित नगरीकरण था, जो वर्तमान भारत की स्मार्ट सिटी योजना के समक्ष आदर प्रस्तुत करता है। चलिए आगे। अब बचा दोस्तों, मेरे को लगता है कि आज के लिए पर्याप्त है। अगले वाले में फिर मैं आपको इसके जो आपके हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये सब है, तो इसको मैं आपको डिटेल, उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने इतना डिटेल पढ़ाने की कोशिश की, एक भी फैक्ट नहीं छोड़े, ताकि आप ये एक भी फैक्ट इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इसी से आएगा लगभग। अब गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, पर लगभग इससे बाहर कोई फैक्ट नहीं बचे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।